हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते, सभी को सुप्रभात। तो अगर अभी तक आप लोग सो रहे हों तो जल्दी जल्दी उठ जाइए। और आज हम लोग करेंगे मुख्य सेविका का जो आपका परीक्षा मतलब मुख्य सेविका की आपकी जो परीक्षा हुई है, आपको 24 तारीख को था उसका एग्ज़ाम। और फर्स्ट मीटिंग वाला जो पेपर है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सॉल्व तो नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व है। उनकी जो आंसर की आई है डायरेक्ट वही आंसर की ही है, समझ लीजिए। ये चारों ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं है इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आंसर है। मैंने डायरेक्ट ये आंसर की वाला इसलिए आप लोगों को दिया, मतलब ये वाला करा रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें देखिए डायरेक्ट आंसर दिया गया है तो आपको ऑथेंटिक बिल्कुल आंसर भी मिल जाएगा। और अगर आप चाहेंगे तो इसका वन लाइनर नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देर नहीं करेंगे। इसमें पूरे 100 क्वेश्चन हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको पूरे 100 क्वेश्चन अभी करा दूं। लेकिन अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी तो हम लोग 50-50 क्वेश्चन का सेट करेंगे, ठीक है। 4 वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो दिक्कत होती है। तो चलिए बिना समय लिए हुए मैं फटाफट शुरू करती हूँ। तो ये रहा हमारा पहला सवाल है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक गर्भवती महिला पौष्टिक भोजन तक सीमित पहुंच के कारण अपने और अपने बच्चे के लिए उचित पोषण प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तक्षेप इस समस्या के समाधान के लिए पूरक पोषण प्रदान करता है। बात यहाँ पर सीधे हो रही है कि एक महिला है, वो प्रेग्नेंट है अपने भोजन के लिए, और उसके जो 1-2 बच्चे पहले से हैं उनको मतलब सही तरीके से पोषण मिल जाने के लिए वो बेचारी संघर्ष कर रही है। तो इसमें से क्या किया जाए कि जिससे उनको पर्याप्त पोषण प्राप्त हो सके। इसमें देखिए आंसर दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रीनेटल विटामिन। जो विटामिन होती हैं वो दी जाती हैं प्रेगनेंसी से पहले, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी दी जाती है, ठीक है। तो उनके बच्चे के लिए भी, जो बच्चा मतलब प्रेग्नेंट लेडी है उसके टमी में जो बच्चा है उसके लिए भी हेल्दी हो जाएगा, और महिला की भी पोषण की जो पूर्ति है वो हो सकेगी। तो ये हमारा पहला सवाल हो चुका। अब दूसरा है, आपदाग्रस्त क्षेत्र में आबादी को भोजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति में कुपोषण को रोकने के लिए किस प्रकार के पूरक पोषण की तत्काल आवश्यकता हो सकती है। आपदाग्रस्त क्षेत्र मतलब कि कहीं पर बाढ़ आ गई हो, कहीं पे भूकंप आ गया हो, कहीं पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हो गई हो, तमाम तरह की, लाइक अभी हिमाचल प्रदेश में इतनी बाढ़ आ गई थी। तो जहाँ पर मतलब आपदा आ चुकी है कोई ना कोई, तो वहाँ पर वहाँ के कुपोषण को रोकने के लिए, वहाँ के लोगों को पेट भरने के लिए आप कैसा भोजन देंगे। तो ऐसी जगह पर भोजन दिया जाता है रेडी टू ईट। रेडी टू ईट का मतलब क्या है कि भोजन वहाँ पर बिल्कुल तैयार है, ठीक है। जैसे बच्चों को बिस्किट, नमकीन या बन है, टोस्ट है, इस तरह की तमाम चीज़ें आजकल रेडी टू ईट वाली रहती हैं जो उनको हम दे सकते हैं तत्काल खाने के लिए। अच्छा, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वरिष्ठ देखभाल सुविधा यानी कि सीनियर केयर फैसिलिटी में बुजुर्ग व्यक्तियों के एक समूह को सीमित भोजन विकल्पों के कारक पोषक तत्वों की कमी का खतरा है, ठीक है। उनको क्या हो रहा है, सीमित भोजन विकल्प, उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है भोजन को खाने के लिए, तो इसलिए उनको जो है न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो सकती है। तो किस प्रकार की पूरक पोषण रणनीति यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है उन्हें आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हों। उन्हें कैसा भोजन दिया जाएगा, उन्हें ऐसा भोजन दिया जाएगा जो क्या हो, फोर्टिफाइड फूड हो। फोर्टिफाइड फूड का मतलब क्या है, उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हों जो भोजन में अलग से मिलाए गए हों, है ना, उनको अलग से मिलाया गया हो, ठीक है। जैसे आपका नमक होता है तो उसको आयोडीन से उसको फोर्टिफाइड किया जाता है, वो होना चाहिए। इसके बाद उनको फूड सप्लीमेंट भी मिलने चाहिए, ठीक है। उनको कुछ फूड सप्लीमेंट भी दिए जाएं जिससे उनको जिस चीज़ की कमी है वो भी पूरी हो सके, और जिस चीज़ की कमी नहीं है उसको आप फोर्टिफाइड करके अगर उनको देंगे तो उनको कभी उस चीज़ की कमी होगी नहीं। इस तरीके से उनका दोनों चीज़ की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मरासमस, ये 4 नंबर वाला। मरासमस कुपोषण का एक रूप है जिसका लक्षण है, मरासमस आपको पता है प्रोटीन और एनर्जी की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। उसमें होता क्या है, मांसपेशियों का गंभीर क्षय और वजन में कमी, मतलब जो आपकी मसल्स होती हैं वो काफ़ी तरीके से क्या बोलते हैं उसको, मांसपेशियों का बिल्कुल क्षय होने लग जाता है, ठीक है। एकदम ढीली पड़ जाती हैं, सूखी सी हो जाती हैं, और वजन भी बहुत तेज़ी से कम होने लग जाता है। अगर यहाँ पर एक क्वाशियोरकर होता तो आप कह सकते थे कि मतलब प्रोटीन की कमी से होता है, और उसमें भी क्या बोलते हैं, आई थिंक क्वाशियोरकर में ही आपका मून फेस हो जाता है। हाँ, तो ये हो गया हमारा। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है कुपोषण क्या है। माल न्यूट्रिशन आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें कुछ बताना नहीं है आपको, देख लीजिए क्या, एन इम्बैलेंस बिटवीन न्यूट्रिएंट इनटेक एंड बॉडी रिक्वायरमेंट्स। कहने का मतलब सीधे है कि जो पोषक तत्वों का आप सेवन कर रहे हैं और जिस पोषक तत्वों की आपके शरीर को आवश्यकता है उसके बीच संतुलन नहीं बैठ पा रहा, बल्कि क्या हो पा रहा है, असंतुलन हो जा रहा है। मतलब कि जो आपके पोषक तत्व हैं उनका सेवन और शरीर के बीच में असंतुलन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो 5वां क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट है 6 नंबर का, निम्नलिखित में से व्यक्तियों का कौन सा समूह कुपोषण के प्रति अधिक संवेदनशील है। तो इसमें आपकी होंगी प्रेग्नेंट लेडीज, जो मतलब आपकी गर्भवती महिलाएं हैं। क्यों सबसे अधिक संवेदनशील है, क्योंकि
उनकी हेल्थ क्या है, उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उनके अंदर एक फीटस डेवलप हो रहा है ना। तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, इस वजह से उनको उनके डाइट का, उनके आराम का, उनके फिजिकली मेंटली सब तरह की हेल्थ का उनका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, अंदर एक बच्चा डेवलप हो रहा है, तो उनको हर तरह का आपको हर तरह से उनको आपको सुटेबल रखना है। अदरवाइज किसी भी चीज़ का उनके बॉडी पे, उनके मन पे बहुत जल्दी असर हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए उनको सबसे ज़्यादा मतलब सेंसिटिव माना जाता है। नेक्स्ट है 7 नंबर का कि किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया हो सकता है। तो बहुत आसान है, आयरन की कमी से हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि आयरन के अलावा आपका विटामिन B9 है, विटामिन B12 है, इन सभी चीज़ों की कमी से भी एनीमिया अकर होता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, स्तन ग्रंथियों में दूध उत्पादन को उत्तेजित करने के लिए कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो स्तन ग्रंथियों मतलब कि रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग मिल्क प्रोडक्शन, जिससे आपकी मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन होता है। कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन आपका है। तो चलिए हमारा यहाँ पे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 9 पे। जन्म देने के बाद माँ द्वारा उत्पादित प्रारंभिक दूध क्या है जो नवजात शिशु के लिए एंटीबॉडी और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। सभी को पता है कोलेस्ट्रम होता है, और इसमें आपका इम्यूनोग्लोब्यूलिन, एक सेकेंड, क्या होता है इसमें आपका इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए, ठीक है, ये होता है। इसके बाद आपका विटामिन ए भी होता है, विटामिन ए भी होता है, कई सारे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। तो इस वजह से बच्चे के लिए कोलेस्ट्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। और बच्चे को कोलेस्ट्रम जरूर से जरूर पिलाया जाना चाहिए कि उसके अंदर इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग होती है, कई सारे इन्फेक्शन से लड़ने की कैपेसिटी क्रिएट हो जाती है उसके अंदर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, स्तनपान से माँ को कैसे लाभ होता है। तो कैसे लाभ होता है कि जो है ब्रेस्ट, जो आपका ब्रेस्ट कैंसर होता है उससे इसको रिड्यूस करता है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो एक रिड्यूसिंग फैक्टर है ये, अगर जो बच्चे को फीड कराते हैं रिड्यूसिंग फैक्टर है। प्लस मदर को एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी होता है कि वो अपने बच्चे को फीड करा रही है, और बच्चे को 6 मंथ तक दूध जो पिलाया जाता है तो उससे बच्चे को क्या होता है, बच्चे की इम्यूनिटी और बच्चे को कोई भी बाहरी इन्फेक्शन या इन सब चीज़ों से भी आप बच्चे को सेफली बचा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा केवल स्तनपान की अनुशंसित अवधि क्या है। अभी हम लोगों ने पढ़ा तो WHO ने ये चीज़ रिकमेंड करी है कि बच्चे को कम से कम 6 महीने तक जो है दूध पिलाया जा सके। कितने महीने तक, 6 महीने तक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 आपका, गर्भावस्था की पुष्टि के लिए गर्भावस्था परीक्षण में आमतौर पर किस हार्मोन का पता लगाया जाता है। तो कौन से हार्मोन का पता लगाते हैं, HCG। कौन सा, HCG हार्मोन, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जब लोग टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी का, तो उसमें अगर यूरिन के थ्रू जब करते हैं या जैसे भी, तो उसमें अगर HCG हार्मोन का लेवल आपका बढ़ा हुआ है तो इट्स मीन कि महिला प्रेग्नेंट है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। फिर हमारा है 13 नंबर का क्वेश्चन कि 13 नंबर का क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों में से एक क्या है जो मासिक धर्म न आने पर से पहले हो सकता है। मतलब मासिक धर्म मिस्ड हो गया है उसके पहले ही हो सकता है। क्या हो सकता है, मॉर्निंग सिकनेस होती है। तो मॉर्निंग सिकनेस का मतलब क्या है, जो लेडी रहेगी, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसको क्या होता है, उसको थोड़ा सा सुबह सुबह आप कह सकते हो नोजिया या चक्कर या वॉमिटिंग इस तरह की चीज़ें फील हो जाती हैं, तो उसको हम लोग मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर का क्वेश्चन, गर्भावस्था के किस लक्षण को अक्सर क्विकनिंग के नाम से जाना जाता है। मतलब क्विकनिंग कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं फीटल मूवमेंट या फिर भ्रूण संचलन। मतलब कि बच्चे माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो वो अगर बच्चा इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है ऊपर नीचे, या सब लोग कहते हैं पैर वो कर रहा है ना, इन सभी चीज़ों को फीटल मूवमेंट बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा भ्रूण संचलन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा में वृद्धि के कारण कौन सा शारीरिक परिवर्तन होता है। तो क्या हो जाता है, पैर और टखने में सूजन आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वेलन फीट एंड एंकल्स, ठीक है, एंकल में और उसमें सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है 16 नंबर का क्वेश्चन, गर्भावस्था की शुरुआत में गर्भाशय ग्रीवा से होने वाले पतले दूधिया स्राव को क्या कहते हैं। मतलब कि जो सर्विक्स होता है, यूट्रस का सर्विक्स, वहाँ से क्या होता है, मिल्की डिस्चार्ज होता है प्रेगनेंसी के टाइम, तो उसको हम लोग क्या उसको बोलते हैं ल्यूकोरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 वर्षीय गर्भवती महिला सारा को प्रसव पीड़ा हो रही है, उसे संकुचन अनुभव हो रहा है लेकिन यह अचानक बंद हो गया है, उसे गंभीर रक्तस्राव की भी शिकायत है। सारा को किस जटिलता का अनुभव हो रहा होगा। आप समझ पा रहे हैं ना, पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया कि क्या हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, बच्चे उसको सारा को क्या दिक्कत हो सकती है, प्लेसेंटल अब्सॉर्प्शन, यानी कि अपरा पृथक भवन। मतलब कि जो उसका प्लेसेंटा है वो उसके फीटल से अलग हो गया है, या फिर वो मतलब ब्रेक डाउन हो गया है, या वो डैमेज हो गया है, इसलिए उसको इस तरह का पेन हो रहा है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है।
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, WHO के दिशा निर्देशों के अनुसार ANC विजिट की न्यूनतम संख्या क्या है? तो ANC आपका क्या है? एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर का मतलब है कि प्रसव पूर्व देखभाल। तो मतलब जब जो लेडी है उसकी डिलीवरी नहीं हुई है, मतलब बेबी डिलीवर नहीं हुआ है, उसके पहले मतलब जो एंटीनेटल केयर होता है तो उनको कितनी बार विजिट करना चाहिए? कम से कम 8 बार जा करके उनको पता करना चाहिए कि जो लेडी प्रेग्नेंट है उसका सब कुछ प्रॉपर अच्छे से चल रहा नहीं चल रहा है, जो भी वैक्सीनेशन है, जो भी उसकी जाँच है, उन सभी चीज़ों को, जो भी उनकी प्रोटीन, आयरन, फॉलिक एसिड, इन सभी चीज़ों के जो टैबलेट्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, वो उनको प्रॉपर सही समय पे दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं, उनको किसी तरह की समस्या तो नहीं हो रही है ना? ये सब चीज़ें उनको जाकर के सुपरवाइज करनी है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है 19 नंबर का क्वेश्चन। 30 वर्षीय गर्भवती महिला लीला को मधुमेह की बीमारी है, डायबिटीज़ है उनको, उनका बच्चा निम्न रक्त शर्करा स्तर के साथ पैदा हुआ है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? मतलब कि जो लेडी थी लीला, उसको क्या है? उसको डायबिटिक है, मतलब डायबिटिक पेशेंट रही है वो। अब उसका बच्चा जो पैदा हुआ है वो क्या है? उसको जो है ग्लूकोज़ का जो स्तर है वो मतलब लो है, निम्न है, ठीक है? इसको हम लोग बोलेंगे नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। नियोनेटल मतलब जो बच्चा है, नवजात है, और अल्प ग्लूकोज रक्तता मतलब उसके बॉडी में ग्लूकोज की क्या है? कमी है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज कम है। अगर हाइपर होता तो ग्लूकोज की मात्रा उसके बॉडी में अधिक मानी जाती। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है कि हाँ, 35 साल की गर्भवती महिला सोफिया को अपने बच्चे को जन्म देने के बाद भारी रक्तस्राव का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सीय हस्तक्षेप के बावजूद रक्तस्राव जारी है। इस गंभीर प्रसवोत्तर रक्तस्राव का संभावित कारण क्या हो सकता है? तो ये जो कारण हो सकता है वो क्या हो सकता है? प्रसवोत्तर रक्तस्राव, मतलब कि पोस्टमार्टम हेमरेज है, मतलब कि बच्चा डिलीवर होने के बाद उसको ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम लोग पोस्टमार्टम हेमरेज के नाम से जानते हैं। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट है, प्रसव के दौरान 29 वर्षीय गर्भवती महिला रमा को अचानक पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द, फटने वाला दर्द महसूस होता है। उसने यह भी देखा कि बच्चे की हृदय गति कम हो गई है, तो ये क्या हो सकता है? इसमें आपका जो आंसर हो सकता है, मतलब आंसर जो होगा आपका वो होगा नाभि रज्जु भ्रंश। नाभि रज्जु मतलब जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो क्या प्रोलैप्स हो गया है। इस वजह से बच्चे की हार्ट बीट भी कम हो गई है और उसको पेट में बहुत तेज से दर्द भी हो रहा है। तो ये सब जो सिम्टम है वो किस चीज़ के हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो प्रोलैप्स हो सकता है, मतलब डैमेज हो गया है या ब्रेकडाउन हो गया उसका। फिर नेक्स्ट है, 25 वर्षीय गर्भवती महिला अनामिका को बच्चे को जन्म देने के बाद तेज बुखार और गंभीर पेट दर्द होता है। उसे दुर्गंध के साथ भारी योनि स्राव का भी अनुभव होता है। उसे प्रसवोत्तर किस जटिलता का सामना करना पड़ सकता है? इसमें जो देखिए आपका आंसर है एंडोमेट्राइटिस, मतलब कि अंतर गर्भाशय कला शोथ। इसका मतलब ये एंडोमेट्राइटिस जो है आपका, आपको पता है यूट्रस की आपकी 3 लेयर्स होती हैं, तो जो सबसे आपकी इनर लेयर होती है उसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पर ये कि जो आपकी यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर है उसमें कुछ इन्फ्लामेशन या कोई इन्फेक्शन हो गया है, इस वजह से उसको इतना मतलब भारी पेन महसूस हो रहा है, ठीक है? तो इसका आंसर हमारा एंडोमेट्राइटिस हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है, आप एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जो स्थानीय सामुदायिक केंद्र में स्वास्थ्य जागरूकता सत्र आयोजित कर रहे हैं। अपनी प्रस्तुति के दौरान आप देखते हैं कि कुछ उपस्थित लोग पृथक और विचलित प्रतीत होते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको किस संचार कौशल का उपयोग करना चाहिए? ये क्वेश्चन आपके टीजीटी में या पीजीटी में आराम से पूछा जा सकता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए। आपका ये कम्युनिटी प्रोग्राम से भी रिलेटेड है, कम्युनिटी न्यूट्रिशन का भी क्वेश्चन है और एक्सटेंशन का भी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा कि मेक आई कॉन्टैक्ट एंड आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन टू इन्वॉल्व देम, मतलब कि आंखों से संपर्क बनाएं और उन्हें शामिल करने के लिए बढ़िया प्रश्न पूछें। अगर वो थोड़ा विचलित हो रहे हैं, उनको वो बोर हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनकी आपकी बातों पर उनको यकीन नहीं हो रहा है, तो आप उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें। मतलब ऐसा पूछें कि जिससे वो कई सवाल, मतलब कई सारे जवाब दे सकें, बिल्कुल खुल करके आंसर कर सकें आपके साथ। तो वो आपकी बातों में थोड़ा सा इन्वॉल्व होंगे, तो आपकी बातों पर भरोसा भी कर सकेंगे। देखिए, जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है तो उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। जो आपकी ऑडियंस है आप में इन्वॉल्व रहेगी तभी वो आपकी बात पर यकीन कर पाएगी, ठीक है? चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। आपको माता पिता के एक समूह को बाल्यावस्था के टीकाकरण के महत्व के बारे में सूचित करना है। एक माता पिता ने टीके की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की। उनकी चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए आपको किस संचार कौशल का उपयोग करना चाहिए? अब आप बात समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन कितना आसान लैंग्वेज में लिखा है। उनकी चिंताओं को स्वीकार करिए, आप सहानुभूति रखिए और साक्ष्य आधारित जानकारी प्रदान करिए। कहने का मतलब है उनसे बोलिए कि हाँ, आप जो चिंता कर रहे हैं हम आपकी चिंता समझ रहे हैं, और उनसे आप थोड़ी सिंपैथी रखिए और उनको उसका रीज़न भी बताइए। उनको फैक्ट दिखाइए कि हाँ, आप ये टीका लगवा रहे हैं, इससे आपके बच्चे को इस बीमारी से बिल्कुल बचाव हो सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको उनको क्या करना है, आपको थोड़ा सा उनको सिंपैथी देनी है, ठीक है? एम्पैथाइज़ होकर उनकी बात सुननी है। फिर हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है, आप स्वस्थ खान-पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार सामुदायिक स्वास्थ्य टीम का हिस्सा हैं। आप समुदाय के सदस्यों के विविध समूह के लिए कुकिंग क्लास आयोजित कर रहे हैं।
कुछ उपस्थित लोग प्रभावशाली अंग्रेजी नहीं बोलते हैं और संचार चुनौतीपूर्ण है। इस स्थिति में आपको कौन सा संचार कौशल अपनाना चाहिए? इसमें क्या करना चाहिए आपको सरल भाषा और दृश्य का उपयोग करें और यदि संभव हो तो अनुवादित सामग्री प्रदान करें। बात समझ गए आप? थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बोलिए जिससे उनको समझ आ जाए, और दृश्यों का मतलब उनको कुछ दिखा करके बताइए, ठीक है? देखिए ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी, ठीक है? और अगर पॉसिबल है आपकी टीम में कोई ऐसा है जो उनको ट्रांसलेट करके बता सकता है तो इससे बेटर तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षक हैं जो किशोरों के समूह के लिए यौन संचारित संक्रमण पर एक कार्यशाला यानी वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं। एक प्रतिभागी एक संवेदनशील और व्यक्तिगत प्रश्न पूछता है। एक पार्टिसिपेंट जो उसमें है वो काफ़ी संवेदनशील और व्यक्तिगत मतलब सिर्फ अपने बारे में क्वेश्चन पूछता है। आपको कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो इसमें आप क्या करेंगे कि खुली चर्चा को प्रोत्साहित करें और गोपनीयता बनाए रखें और विचारशील उत्तर दें, ठीक है? तो ये हो गया हमारा आंसर कि आप क्या करें, उनसे बिल्कुल ओपन डिस्कशन करिए और मेंटेन कॉन्फिडेंसली, मतलब उनकी जो गोपनीयता है उसको भी आप बनाए रखिए और अच्छे से उनका थॉटफुल आंसर दीजिए उनका। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, आप एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जिन्हें बुजुर्ग निवासियों ने उनके घरों में जाकर उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए नियुक्त किया गया है। निवासियों में से एक सुनने में अक्षम है। इस व्यक्ति के साथ प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए आपको किस संचार कौशल का उपयोग करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए? स्पष्ट रूप से बोलें और यदि आवश्यक हो तो इशारों या लिखित सामग्री का प्रयोग करें, ठीक है? तो वो सुनने में थोड़ा सा अक्षम है, मतलब अच्छे से बहुत सुन नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, स्पष्ट रूप से बोलिए और अगर क्या कहते हैं, अगर पॉसिबल है तो आप थोड़ा सा उनसे साइन लैंग्वेज में बात करिए, उनको जेस्चर के उनको समझिए और उनको लिख लिख करके भी दिखा करके उनकी बात को आप समझिए। नेक्स्ट है 28 वाला क्वेश्चन, बाल विकास के किस चरण में बच्चे आमतौर पर करवट लेना, वस्तुओं को पकड़ना और अपने नाम पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं? तो ये जो इन्फेंट होता है वो इस तरीके का बच्चा मतलब करने लग जाता है, ठीक है? और अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, कि जो आपका ये है FPAI वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ, मतलब कि इसकी स्थापना कौन से उसमें हुई थी? तो इसका जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म मैं अभी आपको नहीं बता पा रही हूँ। पहले तो चलिए फिलहाल इस आंसर पे आ जाइए आप कि 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, या आप 1 मिनट रुको मैं अभी आपको बता देती हूँ। हाँ, तो इसका फुल फॉर्म हमें पता चल चुका है। इसका फुल फॉर्म होगा आपका फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है? तो इसकी स्थापना आपकी हुई 1949 यानी कि 1949 में। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास के प्री स्कूलर चरण स्टेज की विशेषता है? तो उसकी विशेषता क्या है? खेल के माध्यम से दुनिया की खोज, ठीक है? बच्चे खेल खेल में क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बच्चे खेल खेल के माध्यम से सीख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाते हैं हम लोग। फिर 32 नंबर का क्वेश्चन है, टमाटर सॉस को संरक्षित करने के लिए किस परीक्षक मतलब प्रिजर्वेटिव यानी कि परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? बहुत आसान चीज़ है और सबको पता है कि सोडियम बेंजोएट का प्रयोग हम लोग करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का क्वेश्चन है आपके, एक सेकंड, बाल विकास का कौन सा चरण अधिक उन्नत संज्ञानात्मक कौशल और अमूर्त चिंतन जैसे और समस्या समाधान के अधिग्रहण से जुड़ा है? आप कीवर्ड्स पकड़िए, कीवर्ड्स आप देख रहे हैं, जैसे देखिए क्या है कीवर्ड्स इसका, कि अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान। इंग्लिश में भी अगर आप जाएं तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉग्निटिव स्किल्स, ये सब चीज़ें कब आती हैं? किशोरावस्था यानी कि जो आपका एडोलसेंस पीरियड है उसमें आपकी ये सब चीज़ें आती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है, किलो कैलोरी की सही परिभाषा चुनें। तो किलो कैलोरी की सही परिभाषा क्या होती है? 1 किलो पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा लगी है उसी को हम लोग किलो कैलोरी की सही परिभाषा आपकी है। समझ गए कि 1 किलो पानी है उसका 1 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उस टेम्परेचर को बढ़ाने में जितनी ऊर्जा खत्म हुई वही आपकी क्या है? किलो कैलोरी की सही परिभाषा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भावनात्मक विकास संबंधी समस्याओं को अक्सर प्रतिकूल बाल्यावस्था के अनुभवों यानी कि एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से जोड़ा जा सकता है, जिनमें शामिल हैं, तो क्या शामिल है आपकी, कि जो आपकी दर्दनाक घटनाएं या दुर्व्यवहार है, मतलब कि बच्चे के साथ अगर ट्रॉमेटिक इवेंट्स या कुछ उनको अब्यूज़ किया गया है तो उन सब चीज़ों को हम लोग जो है मतलब क्या बोलते हैं, प्रतिकूल बाल्यावस्था के अनुभव, मतलब उनके बाल्यावस्था में कुछ ऐसे अनुभव रहे हैं जो उनके लिए प्रतिकूल नहीं रहे हैं, उनके लिए अच्छे नहीं माने गए हैं, तो उससे बच्चे को थोड़ा सा मतलब ट्रॉमेटिक, एक ट्रॉमा बच्चे के दिमाग में रह जाता है, तो उसको हम लोग ये बोलते हैं मतलब ट्रॉमेटिक इवेंट्स और अब्यूज़, ठीक है? फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका 36 वाला,
एक बच्चा जो देखभाल करने वालों के साथ जुड़ाव बनाने में कठिनाई का अनुभव करता है, उसे सहानुभूति दिखाने और रिश्ते बनाने में परेशानी होती है, वह निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित कर सकता है। तो क्या प्रदर्शित कर सकता है? प्रतिक्रियाशील लगाव विकार, मतलब कि रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर। बच्चे को अगर कठिनाई हो रही है मतलब लोगों के साथ क्या बोलते हैं, कोऑपरेट करने में या बच्चे को एक साथ मतलब मैनेज करने में, तो उसको हम लोग रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसका आपका क्या होगा? RAD। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये अभिकथन और कारक वाला क्वेश्चन है, तो दोनों दिखना चाहिए। अभिकथन दिया गया है, स्वास्थ्य एजेंसियां स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने के लिए अन्य क्षेत्रों के साथ सहयोग करती हैं। तो ये आपका असर्शन हो गया, मतलब अभिकथन। और पूछ रहा है कि स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक बाहरी कारक हैं जिनका समग्र स्वास्थ्य परिणामों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें जो आपका है A सही और R गलत है। यानी कि आपका जो असर्शन दिया गया है, मतलब कि स्वास्थ्य एजेंसियां स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने के अन्य क्षेत्रों के साथ सहयोग करती हैं, ये बात सही है। अब रीजन दिया गया है कि स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक बाहरी कारक हैं जिनका समग्र स्वास्थ्य परिणाम पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है, कि उनका क्या होता है, पूरा अच्छे से प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसमें दिया गया है बहुत कम प्रभाव पड़ता है, इसलिए यहाँ पर आपका A सही हो जाएगा और आपका R गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी असर्शन रीजन वाला है कि WHO जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल नीतियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल नीतियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। कारण दिया है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां वैश्विक स्वास्थ्य प्रयासों के समन्वय और सीमा पार स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जितनी भी हमारी इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज हैं आपकी, वो सब जगह करती हैं, जितने पूरे देश में है ना, मतलब पूरे विश्व में वो डिपेंड करती हैं, और पूरे विश्व की जो हेल्थ की सिचुएशन है, सभी चीज़ों को वो लोग सुपरवाइज करते हैं, ना कि सिर्फ राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल करते हैं ना। इस वजह से यहाँ पर A आपका गलत हो जाएगा और R सही हो जाएगा। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका कि स्थानीय स्वास्थ्य एजेंसियां मुख्य रूप से बायोमेडिकल अनुसंधान करने के लिए जिम्मेदार हैं। अब इसका रीजन दिया गया है, बायोमेडिकल अनुसंधान स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य एजेंसियों का मुख्य कार्य है। मतलब कि जो बायोमेडिकल आपके रिसर्च होते हैं, वो मुख्य रूप से क्या कर रहे हैं कि सिर्फ जो मतलब स्थानीय स्वास्थ्य एजेंसियां हैं, वो मुख्य रूप से बायोमेडिकल अनुसंधान करने के लिए जिम्मेदार हैं, ये बात कही जा रही है। लेकिन इसका कारण क्या दिया जा रहा है? कारण दिया जा रहा है कि बायोमेडिकल अनुसंधान स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य एजेंसियों का मुख्य कार्य है। तो ये जो स्थानीय स्तर पर मुख्य कार्य होगा वो सही होगा कि इनका ये मुख्य कार्य है। लेकिन मुख्य रूप से अगर ये कहा जाए कि सिर्फ मतलब स्वास्थ्य एजेंसियों के लिए अनुसंधान करने के लिए जिम्मेदार हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ये जरूरी नहीं कि स्थानीय स्वास्थ्य एजेंसियों के लिए ही रिसर्च करें, ये सब जगह के लिए रिसर्च कर सकती हैं, चाहे वो आपका स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो आपका नेशनल लेवल पे हो। ठीक है, ये हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। हाँ, निम्नलिखित में से क्या लिखा गया, किन जीवन समंको यानी कि जो आपका वाइटल स्टैटिक्स है का उपयोग किसी विशिष्ट समय अवधि में दी गई जनसंख्या में प्रसव उम्र की प्रति 1000 महिलाओं पर जीवित जन्मों की संख्या को मापने के लिए किया जाता है। तो ये एक तरीके से जो आपका क्रूड बर्थ रेट होती है उसकी सीधे सीधे डेफिनेशन दी गई है। आपको सिर्फ इसमें कुछ समझने की बात नहीं कि इसमें जो है आपको सीधे क्या है मानना है कि ये जो डेफिनेशन है वो किसकी, क्रूड बर्थ रेट की, जिसको हम लोग CBR बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, एडीज इजिप्टी मच्छर मुख्य रूप से दिन के किस समय काटते हैं? तो वो कब काटते हैं? दिन के समय में काटते हैं। जो एडीज इजिप्टी मच्छर होते हैं जिससे आपको डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, ये सब चीज़ें बीमारियां होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मेवा यानी कि नट्स आयरन का सबसे समृद्ध स्रोत है? इसमें कौन सा जो है आपका पिस्ता होता है वो आयरन का अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है, फलों में ऐसा क्या होता है जो सामान्य मल त्याग में सहायता देता है? तो यहाँ पर अगर फाइबर लिखा होता तो भी सही क्वेश्चन जाता, और यहाँ पर सेलुलोज दिया गया है तो ये भी आपका सही माना जाएगा, क्योंकि सेलुलोज क्या है, इसमें फाइबर होते हैं, रेशे होते हैं। नेक्स्ट है, दालों में पोषण विरोधी कारकों के रूप में फाइटेट शरीर पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं? दालों में जो फाइटेट होता है वो किस प्रकार का प्रभाव डालता है? तो शरीर में कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता को कम करते हैं। ठीक है, जैसे आपके ग्लाइट्रोजेंस हो गए, है ना, और आपके टैनिन्स हो गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं, दालों की जो न्यूट्रिएंट्स उनको उनकी उपलब्धता को कम कराती हैं। चलिए फिर हम आते हैं किस क्वेश्चन पे। हाँ, रक्त में कौन सा सरल प्रोटीन पाया जाता है? तो सिंपल प्रोटीन कौन सा है रक्त में? ग्लोब्यूलिन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में सभी अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं? आवश्यक जो आपके एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो किसमें? अंडों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पोषण संबंधी मरासमस वाले बच्चे का मूल्यांकन करते समय आप कौन सा कारण मान सकते हैं? प्रोटीन और कैलोरी की कमी। मरासमस वाला जो बच्चा है, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, तो मरासमस वाले बच्चे को किस लिए चीज़ दिक्कत हुई?
प्रोटीन और कैलोरी की कमी, इसलिए से बच्चे को मरासमस हो गया। एक सेकंड। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की पहचान के लिए आप बच्चे में कौन सा पहला संकेतक का आकलन करेंगे? तो उम्र के हिसाब से कम वजन। अगर बच्चे का उम्र के हिसाब से सबसे कम वजन है तो जो है बच्चे को ये माना जाएगा कि उसको दिक्कत है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अच्छे कैल्शियम स्रोत के लिए कौन सा अनाज लेने की सलाह दी जा सकती है? तो सभी को पता है रागी दी जा सकती है। रागी में काफ़ी अच्छा कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, यदि आप बुखार से पीड़ित बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं और आप पाते हैं कि चुटकी काटने पर त्वचा जल्दी ही पूर्व स्थिति में नहीं आती है, तो आप किस स्थिति का निदान करेंगे? तो उसको बच्चे को क्या है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो चुका है, पानी की गंभीर उसके कमी हो चुकी है, निर्जलीकरण हो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, निर्जलीकरण की स्थिति में आप बच्चे को क्या देने की सलाह नहीं देंगे? यहाँ पर क्या दिया गया, नहीं देंगे। ठीक है। तो हम सिर्फ बच्चे को प्योर वाटर देने की सलाह नहीं देंगे। ठीक है। उसको जितने भी मतलब तरल चीज़ें हैं, है ना, वो सभी चीज़ें उसको देने की सलाह हम लोग देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का टीका लंबी अवधि तक प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो जो कौन सी वैक्सीन है, जो आपकी लाइव वैक्सीन होती है, वो बच्चे को या किसी को भी व्यक्ति को लाइव वैक्सीन जो है लंबे समय तक उसको एक लॉन्ग ड्यूरेशन की इम्यूनिटी प्रदान करती है। नेक्स्ट है, नाल के माध्यम से भ्रूण में मात्र एंटीबॉडी का स्थानांतरण भ्रूण को किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो कैसी प्रतिरक्षा प्रदान करता है? पैसिव प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि निष्क्रिय। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी टीकाकरण के लिए टीकों की क्षमता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रणाली क्या है? तो जो महत्वपूर्ण प्रणाली है वो क्या है, कोल्ड चेन। ठीक है, कि मतलब उसको बिल्कुल लो टेम्परेचर पे रखा जाए। फिर नेक्स्ट है, जनसंख्या में हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने से कौन सी बीमारी समाप्त हो गई है? तो कौन सी बीमारी समाप्त हो गई है? पोलियो की बीमारी जो है वो समाप्त हो गई है। नेक्स्ट है, किस वर्ष WHO ने आधिकारिक तौर पर वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया था? मतलब कि जो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वो कब शुरू किया गया था? 1974 में। ठीक है, 1974 में आपके। फिर नेक्स्ट है, 1975 में महिलाओं के विश्व सम्मेलन ने किस कथन को महिलाओं का अधिकार घोषित किया था? तो किसका अधिकार घोषित किया गया था? अपने बच्चों की संख्या पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना, कि मतलब महिलाएं खुद डिसाइड करेंगी कि उनको उनके कितने बच्चे होने चाहिए और कितने नहीं होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है, परिवार नियोजन शब्द संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह सिर्फ जन्म दर में वृद्धि है। ठीक है, तो ये कथन असत्य की बात की जा रही है कि भाई जो परिवार नियोजन है, जन्म दर में वृद्धि थोड़ी ना है। परिवार नियोजन का मतलब होता है कि परिवार नियोजन मतलब बच्चों की संख्या या कम करना। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि छोटा परिवार मानदंड यानी कि स्मॉल फैमिली नॉर्म परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य था, जिसका प्रतीक क्या था? उल्टा लाल त्रिकोण, इन्वर्टेड रेक्टेंगल। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ना, त्रिकोण ऐसे बनाएंगे। इतना घटिया त्रिकोण बना रही हूँ मैं, इस तरीके का। ठीक है, तो ये रेड कलर का रहेगा और इसको हम लोग उल्टा लाल त्रिकोण को स्मॉल फैमिली नॉर्म का एक लोगो समझते हैं। ठीक है, सिंबल समझते हैं उसका। फिर है, आप एक ऐसे जोड़े से मिलते हैं जिनकी हाल ही में शादी हुई है, जिसमें महिला की उम्र 22 वर्ष है, तो आप उनके लिए कौन सा शब्द संदर्भित करेंगे? तो हम लोग उनको क्या संदर्भित करेंगे कि एलिजिबल कपल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो बहुत मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, चलिए फिलहाल अब इसमें इन्होंने दिया है एलिजिबल कपल मानेंगे उनको हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाई गई थी? तो उनका कहने का मतलब जो फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी कब अपनाई गई? 1976 में। ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा कि अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता का उदाहरण क्या है? कि अंतर्गतिशीलता का मतलब सीधे आप समझ रहे हो कि मतलब कि जरूरी नहीं है कि कोई अगर टीचर है तो उसका बच्चा टीचर ही बनेगा। समझ गए? तो यहाँ पर है जो उदाहरण क्या है कि बस कंडक्टर का बेटा IAS अधिकारी बन सकता है। बात समझ रहे हैं आप? जैसे होता है ना कि अभी रिजल्ट आते हैं कि रिक्शे वाले का बेटा CA बन गया, है ना, महिला घर में काम करती थी उसकी बेटी IAS बन गई। तो ये क्या है? ये मतलब हेरिडिटी नहीं है, मतलब हेरिडिटरी नहीं है। जरूरी नहीं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उसका जो काम है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको हम लोग जो है इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, तो फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किशोरों का एक समूह स्कूल में अन्य बच्चों को धमकाता है, तो ये क्या है? अंतर पीढ़ीगत संघर्ष। इसमें भी देखिए क्या है, इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट है कि बच्चा जो क्या है, जो किशोर है, मतलब वो भाई एडल्ट है, एडोलसेंस वाली उसमें चल रहा है, तो वो बच्चों को क्या कर रहा है? धमकी दे रहा है। तो ये भी क्या कर रहा है? अपनी जनरेशन से आगे वाले जनरेशन के बच्चों को धमका रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा, शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए आप कौन से विटामिन देने की सलाह देंगे? सभी को पता है स्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन C। ठीक है, बहुत पढ़ा है इसको। नेक्स्ट है, भोजन के पोषक तत्वों से बेहतर अवशोषण के लिए आपको भोजन के साथ या बाद में कौन सा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए? तो क्या नहीं लेना चाहिए? आपको चाय कॉफी इस तरह की कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों में हड्डियों के बेहतर विकास के लिए कैल्शियम के अच्छे अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो सभी को पता है कि विटामिन D आवश्यक है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है कौन सा फूड फोर्टिफिकेशन चल रहा है जो स्थानिक ग्वाइटर की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी है। अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो क्या है, नमक का आयोडीकरण हो रहा है, मतलब कि नमक में जो है आयोडीन मिलाया जा रहा है, ठीक है। हाँ, आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट है विघटित खाद्य पदार्थों को बिक्री के लिए रखना क्या है, मतलब विघटित यानी कि जो आपके डिकम्पोज्ड फूड हैं उनको रखना, बेचने के लिए रखना क्या है आपका, वो क्या है, फूड अडल्टरेशन है, ठीक है। फूड अडल्टरेशन है कि जो खराब हो चुके हैं उनको अगर आप बेचने के लिए रख रहे हैं तो वो क्या है, फूड अडल्टरेशन माना जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओपीवी, आपका जो मतलब कि पोलियो पिलाया जाता है ना, ओरल पोलियो, तो उसको ही बात कर रहे हैं। तो कितने उम्र तक दिया जा सकता है, तो आपका है वो 5 वर्ष तक, ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की कितनी खुराक देनी चाहिए, तो कितनी खुराक देनी चाहिए, पूरे 9 खुराक उनको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है 16 से 14 महीने की उम्र में किस टीके की बूस्टर डोज दी जाती है, डीपीटी। तो डीपीटी का जो ट्रिपल वैक्सीन भी बोलते हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बेसल पचापचा यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है, तो किस में हो जाता है, बुखार में हो जाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि जब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है तो कितने % बीएमआर बढ़ जाता है, जरा बताइएगा। बहुत आसान और बहुत ही मतलब बेसिक क्वेश्चन है ये। अच्छा, फिर हो गया हमारा कि आप बढ़ते हुए वजन वाले 10 साल के बच्चे की जांच कर रहे हैं, तो आप किस विधि से पता लगा सकते हैं कि बच्चा मोटा है या नहीं। तो बच्चे को आप क्या करेंगे, बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बच्चे की आप बीएमआई निकालेंगे और उससे आप पता कर सकते हैं कि उसका जो वेट है और हाइट है उसके, मतलब कि उसकी हाइट वेट के हिसाब से है कि नहीं, और जो उसका वेट है वो मतलब और हाइट वेट के हिसाब से है कि नहीं, ठीक है। तो बीएमआई निकाल देंगे आप। नेक्स्ट है जब किसी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक गतिविधियां किसी विशेष ड्रग पर निर्भर होती हैं तथा शरीर के अभाव में शरीर की क्रियाएं प्रभावित होती हैं, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ड्रग एडिक्शन, ठीक है। कि अगर क्या है कि व्यक्ति किसी न किसी दवाई पे बिल्कुल निर्भर हो गया है, अब उसके अभाव में जब वो दवा वो नहीं खा रहा तो उसके बॉडी में क्या हो रहा है, कई सारी मतलब ऐसी प्रतिक्रियाएं हो रही है जो उसके लिए अनुकूल नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे ड्रग एडिक्शन, ठीक है। दवा को उसको उस दवा को खाने की बिल्कुल लत लग चुकी है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो है ये क्या कहते हैं, मैचिंग क्या आपको दिया गया है, मैचिंग इसमें ऑलरेडी सब है, आपको सिर्फ फटाफट देख लेना है, ठीक है। तो नहीं सब नहीं दिया गया, मैचिंग नहीं, देखिए इसमें हो गया आपका पॉलीसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड आपका है स्टार्च, सभी को पता है। फिर मोनोसैकेराइड आपका क्या है, मोनोसैकेराइड आपका है मोनोसैकेराइड आपका हो जाएगा कौन सा, मोनोसैकेराइड तो इसमें आपका गैलेक्टोज होगा, तो यहाँ पर दूसरे का डी, हाँ ठीक है दिया गया है, गैलेक्टोज हो गया। फिर आपका डाइसैकेराइड क्या है, लैक्टोज है, और इसके बाद आपका जो है अपाच्य आहारी फाइबर क्या है, सेलुलोज, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का आंसर, यहाँ पे देखिए दिया गया है, आप फिर से चाहो तो मिला सकते हो। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 76 का, किस समाजशास्त्री के अनुसार प्राथमिक समूह में आमने सामने मतलब फेस टू फेस संपर्क अवश्य होना चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला, प्राथमिक समूह में, ये बात किसने कही थी, कूले जो थे, कूलों ने ये बात कही थी, प्राथमिक समूह में आमने सामने बिल्कुल फेस टू फेस इंटरेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन शब्द किसका वर्णन करता है, सोशल चेंजेस। तो ये क्या करता है, सामाजिक संपर्क, प्रक्रिया और संगठन में विभिन्नता, इस शब्द का वर्णन करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये सब थोड़ा सा आपके वो हैं क्या बोलते हैं, मतलब परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके। अच्छा, जो आपके किंगली डेविस थे उनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन क्या था, तो सामाजिक परिवर्तन का मतलब इनके था कि सामाजिक संगठन में परिवर्तन हो रहा है, तो ये आपका सामाजिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है महिलाओं के किस अधिकार ने सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला दी है, तो घर और परिवार का रिश्ता जो है उसके हिसाब से इनकी सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला दी गई है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति क्या है, समुदाय में परिवर्तन, अगर जिस समुदाय में आप रह रहे हैं अगर वहां परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब है कि समाज में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कौन सा हेम आयरन का स्रोत नहीं है, तो हिम आयरन का स्रोत नहीं आपसे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर हरी पत्तेदार सब्जियों को इन्होंने बताया कि इसका स्रोत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है पाश्चुरीकरण के दौरान कौन नष्ट नहीं होगा, तो जो आपके बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं वो चीज़ें नष्ट नहीं होती हैं। 82 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं, आपको बिल्कुल थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए बस, और खत्म होने वाला बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से विटामिन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, ना की बात की जा रही है, नॉट आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए विटामिन सी की उपस्थिति से आयरन बेहतर अवशोषित होता है, ये बात बिल्कुल सही है। विटामिन डी आंतों में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। विटामिन ई आंत में विटामिन ए के ऑक्सीकरण को रोकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है आपकी। और फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है कि विटामिन के रक्तस्राव को बढ़ावा देता है, तो बिल्कुल सही, ये बिल्कुल गलत बात है। विटामिन के तो बल्कि रक्तस्राव को क्या करता है, रोकता है। तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा और फोर्थ वाला गलत हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 84 नंबर पे। भोजन को फोर्टिफिकेशन के लिए उपयुक्त बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? जब आप भोजन को फोर्टिफाई करते हो तो क्या करना चाहिए? द फूड शुड बी स्टेपल इन डाइट, मतलब कि भोजन में प्रमुख होना, मतलब जो भोजन आहार में है वो क्या होना चाहिए? प्रमुख होना चाहिए, जिससे क्या हो सके भाई, उसको जिस चीज़ का जो न्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड किया जा रहा है उसको अच्छे से वो मिल सके। नेक्स्ट है कि प्रमाणित खाद्य अपमिश्रण के मामलों में, यानी कि फूड प्रिवेंशन अडल्ट्रेशन के मामलों में कितने कारावास का प्रावधान दिया गया? तो उसमें 6 महीने की कैद दे दी जाएगी अगर किसी ने मतलब फूड अडल्ट्रेशन करते हुए कोई व्यक्ति पकड़ा गया तो, ठीक है। 6 मंथ की इम्प्रिजमेंट दिया जाएगा उसको। नेक्स्ट है आईसीडीएस के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कितनी पूरक कैलोरी दी जाती है? ठीक है, तो उनको 600 किलो कैलोरी अलग से प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है 6 से 72 माह तक के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए कितनी वित्तीय संशोधित दरें दी जाती हैं? तो कितनी संशोधित दरें दी जाती हैं आपकी? पूरी 12, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीडीएस में जो है ईसीसी का क्या अर्थ है? तो ईसीसी आपको पता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। बच्चों को उनको अर्ली चाइल्डहुड उनको केयर भी दिया जाएगा और अर्ली चाइल्डहुड की जो एजुकेशन है वो भी उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। फिर नेक्स्ट है महीने के किस दिन मुख्य सेविका को आईसीडीएस परियोजना में प्रगति की रिपोर्ट सीडीपीओ को देनी होती है? ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका जो महीने का 5वां दिन होता है उस दिन उनको जो है आपको, जो आपकी हेड रहेंगी उनको आपको पूरा प्रगति रिपोर्ट उनको देनी है तैयार करके, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए अनुपूरण के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा कौन सा रजिस्टर बनाया जाता है? तो कौन सा रजिस्टर बनाया जाता है कि विटामिन ए द्विवार्षिक राउंड रजिस्टर बनाया जाता है, ठीक है। बाई एनुअल रिकॉर्ड रजिस्टर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है किशोरियों के लिए राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम यानी कि नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के लाभार्थी कौन है? 11 से 15 वर्ष की लड़कियां, मतलब वो लड़कियां लाभार्थी हैं जो 11 वर्ष से 15 वर्ष तक की लड़कियां हैं और जिनके शरीर का वजन कितने किलोग्राम से कम है? 30 किलोग्राम से कम है। बाप रे बाप, सीवियर मालनरिज्ड है बिल्कुल। तो चलिए ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम 92 पे। तो 92 पे क्या दिया गया है? इसमें भी आपको मैचिंग करना है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं आपके, क्या दिया गया है? शारीरिक बाधा विधियां, ठीक, हम लोग इंग्लिश वाले में ही आ जाते हैं। फिजिकल बैरियर मेथड कौन सा है आपका? मतलब कि शारीरिक, जिससे आपको शरीर को अपने आप रोक सकते हैं, तो वो क्या है? उसमें आपका मतलब कि यहाँ पर उसकी बात हो रही है, क्या कहते हैं उसको, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, नहीं दिखाना नहीं, मतलब हाँ, परिवार मतलब नियोजन विधियां हैं, ठीक है। परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं, उनमें आपको मैचिंग करना है। तो फिजिकल बैरियर मेथड क्या है आपका? कॉन्डोम हो गया, सी से मैच करेंगे। फिर हमारा केमिकल बैरियर मेथड, मतलब कि कुछ आप केमिकल, मतलब आप किसी दवाई का इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकें, ठीक है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा स्पर्शमाइसिड्स फोम टैबलेट्स जो आते हैं वो हो जाएगा आपका। फिर है हार्मोनल मेथड्स। तो हार्मोनल मेथड्स जो होगा वो आपका हो जाएगा मालाडी आ जाएगा आपका। इसके बाद हमारा कौन सा है? पोस्ट कॉन्सेप्शनल मेथड, यानी कि पोस्ट कॉन्सेप्शनल मेथड में आपका ये जो हो जाएगा माइप्रिस्टोटोन विद माइसोप्रेस्टॉल, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 का ए से मैच कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को देखना हो तो आप लोग हिंदी में देख सकते हो, बट मुझे लग रहा है इंग्लिश वाला ज़्यादा ठीक है, ठीक है। मिसोप्रेस्टॉल के साथ मिफेप्रिस्टोन, मालाडी, ये सब ठीक है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट है हमारा हिंदू विवाह अधिनियम में 1976 संशोधन के पहले तलाक के लिए कौन सा कारण वैध नहीं था? मतलब कि अगर तो क्या था? क्रूएलिटी, मतलब अगर कोई हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे को क्रूएलिटी के साथ पेश आ रहा है, क्रूएलिटी दिखा रहा है, तो उसके बेस पे आप तलाक नहीं ले सकते थे। तो ये चीज़ें वैध नहीं मानी जाती थी, बट अब मानी जाती हैं। नेक्स्ट है लैंगिक संबंधों एवं बच्चों के पालन पोषण के लिए निश्चित प्रावधान के रूप में परिवार की परिभाषा किसने दी है? तो वो परिभाषा दी मैकाइवर एवं पेज ने। फिर नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्या है, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट है आईसीडीएस में प्रयुक्त संक्षिप्त नाम WBNP क्या है? तो WBNP का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो उसका फुल फॉर्म सीधे आपका व्हीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ठीक है, कि जो आपका गेहूं है, गेहूं पर आधारित न्यूट्रिशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है यदि आपको ऐसा परिवार मिले जिसमें रक्त संबंध रखने वाले 3 एकल परिवार एक साथ रहते हों, तो आप रिकॉर्ड में किस प्रकार का परिवार लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे आप? ज्वाइंट फैमिली लिखेंगे, जाहिर सी बात है। अरे भाई कहाँ गया? हाँ, तो हम क्या लिखेंगे? ज्वाइंट फैमिली, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ रह रहे हैं। नेक्स्ट है अगर आप किसी रोगी को पैरामिक्स के लक्षण जैसे सिर दर्द, उल्टी और ठंड लगने के साथ तेज बुखार देखते हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि उनको ये किस लक्षण के संक्रामक रोग, मतलब कौन से संक्रामक रोग के ये लक्षण है? तो क्या होगा? मलेरिया। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन के किस स्तर पर 5 वर्ष के बच्चे को एनीमिक माना जाना चाहिए? तो 11 mg पर डीएल। अगर बच्चे का हीमोग्लोबिन 11 mg पर डीएल से कम है तो आप उसको एनीमिक मानेंगे, ठीक है। फिर है चिकन पॉक्स जो वायरस होता है, मतलब चिकन पॉक्स जो संक्रामक रोग होता है, उसका कौन सा जीव है? कौन सा है वो? तो वायरस की वजह से होता है। कौन से वायरस से होता है? इसको आप कमेंट सेक्शन में बताना। फिर हमारा नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, अच्छा नहीं, दूसरा चेचक आया था।
आईसीएमआर के अनुसार 2 महीने के शिशु को दूध पिलाने वाली माता के आहार में सामान्य महिला की तुलना में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो कितनी आवश्यकता होती है? अप्रॉक्सीमेटली उसको 600 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा दी जानी चाहिए। तो चलिए, ये हमारा जो क्वेश्चन था वो ख़त्म हुआ। इसका हम लोग यहाँ पे द एंड करते हैं, ठीक है। अब आप लोग बताना कि क्वेश्चन कैसा लगा, और इसमें लगना क्या है भाई, प्रीवियस ईयर पेपर था तो आपको मुझे लगता है कि आपके पास होना चाहिए था, और इसलिए मैंने करवा दिया। और अगर कुछ गलत हुआ हो या कुछ दिखा हो तो माफ़ कीजिएगा। और क्योंकि देखिए अभी ये वीडियो बनानी पड़ती है तो फ़ैन वगैरह सब कुछ बंद करना पड़ता है, और भयंकर गर्मी भी लग रही थी, इसलिए मैंने, और कुछ इसमें क्वेश्चन ऐसे थे कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है तो बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, ये है कि पढ़ना तो पड़ता है, ठीक है। इसलिए रीडिंग करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ रही थी। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट बोला हो तो आप बताना, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा स्लो बोलने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए फिर अब मिलते हैं हम लोग दूसरा पार्ट में, जल्दी से ही कराऊंगी आपका, उसमें भी पूरे 100 ही क्वेश्चन है। तो चलिए, ध्यान रखिए और मिलते हैं फटाफट दूसरे पार्ट में, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।